हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं मिस बीट्स के बारे में, यानी कि एक्टोपिक्स के बारे में। हमने पैल्पिटेशंस के रिगार्डिंग एक अलग वीडियो किया जिसमें हमने मिस बीट्स को थोड़ा उस बारे में बात करी थी, लेकिन आज का टॉपिक हम सिर्फ मिस बीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग को, ऑलमोस्ट 2% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन को मिस बीट्स का या एक्टोपिक्स का प्रॉब्लम रहता है। ये बीमारी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि ज़्यादातर लोगों में अननेसेसरी उसके रिगार्ड्स में पैनिक क्रिएट होता है। लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कई बार मेडिसिन भी अननेसेसरी उनको प्रिस्क्राइब की जाती है जो कि उन्हें लंबे समय तक लेनी पड़ती है। तो इसलिए इस बीमारी में किन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किन पेशेंट्स को बगैर दवा पे काम चलाया जा सकता है, या किन पेशेंट्स में उसकी सीरियसनेस ज़्यादा है, किस में सीरियसनेस कम है, इस बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। और कहाँ पे आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है और मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, उसको बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम कैसे चलता है। बेसिकली हार्ट एक स्ट्रक्चर है जो हर बार जब धड़कता है तो उसके लिए उसको करंट की ज़रूरत होती है। ये करंट का स्टिमुलस जब हार्ट की मसल में ट्रैवल करता है तो हार्ट बीट करता है। जितने बार 1 मिनट में करंट मिलेगा उतने बार 1 मिनट में हार्ट धड़केगा। ये करंट का फ्रीक्वेंसी ही हार्ट गति को डिसाइड करता है, यानी हार्ट रेट को डिसाइड करता है। नॉर्मल व्यक्ति का करंट जो है साइनस नोड नाम की एक ग्रंथि होती है, वहाँ से बनता है। वहाँ से पहले हार्ट के ऊपर के चेंबर जिसको एट्रिया बोलते हैं वहाँ पे स्प्रेड होता है। उसके बाद साइनस नोड से एक स्पेशल डिजाइन फाइबर से एवी नोड यानी हार्ट के दूसरे स्टेशन पर पहुँचता है और वहाँ से एक परकिंजे फाइबर्स करके चैनल होता है जिससे वो पूरे नीचे के चेंबर्स हार्ट के, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस करंट कंडक्शन सिस्टम में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो सकता है। और नॉर्मली अगर ये कंडक्शन सिस्टम अगर अपनी जगह से ओरिजिनेट ना करे, यानी कि साइनस नोड से करंट ना आए, उसके बदले कहीं और से करंट आना चालू हो जाए, तो उसको एक्टोपिक इंपल्स बोलते हैं। ये एक्टोपिक 2 तरह का हो सकता है, एट्रियल एक्टोपिक और वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, जिसका मतलब सिंपली ये है कि वो करंट इंपल्स कहाँ से आ रहा है। अगर वो हार्ट के ऊपर वाले चेंबर्स यानी एट्रिया से डेवलप हो रहा है तो उसको एट्रियल एक्टोपिक्स यानी एट्रियल प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस एपीसीज बोलते हैं। अगर वो वेंट्रिकल से यानी हार्ट के नीचे के चेंबर से आ रहा है तो उसको वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्सेस यानी वीपीसीज बोलते हैं। कंपेरेटिवली ऐसा माना जाता है कि थोड़ा वीपीसीज का होना कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू एपीसीज का होना, क्योंकि वेंट्रिकल ज़्यादातर हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हार्ट का पूरा ब्लड पंप फंक्शन को कंट्रोल करता है, और उसमें कहीं भी कोई इसी तरह का अगर अरिथमिया डेवलप हो जाए तो वो जान के लिए डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले ये जो साइनस नोड में जो गति आती है वो कैसे डिसाइड होता है उस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो साइनस नोड से जो गति आती है वो बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम चलने दौड़ने का काम करते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं या बॉडी में ब्लड अगर कम हो या बॉडी को फीवर हो तो गति अपने आप बढ़ जाती है। इसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। बॉडी के बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स या मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो ये साइनस रेट को कंट्रोल करते हैं। साइनस रेट अगर किसी का बढ़ता भी है तो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। नॉर्मली हार्ट की गति 1 मिनट में 60 से 100 बार हार्ट धड़कता है। अगर गति बहुत बढ़ भी जाए तो 125-150 तक ही जाता है, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। जिन लोग को अरिथमियाज यानी अबनॉर्मल हार्ट रेट यानी अबनॉर्मल रिदम डेवलप हो जाता है, वहाँ ये हार्ट रेट बढ़ के 200-250 तक भी जा सकता है, उससे ज़्यादा भी डेवलप हो सकता है। वो ज़्यादा डेंजरस होता है। यूजली साइनस टैकीकार्डिया व्यक्ति के लिए उतना डेंजरस नहीं होता। उतने रेट पर अगर हार्ट रैपिडली अगर बीट करता भी है तो हार्ट का ब्लड सप्लाई वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन जगह हाँ अगर हार्ट रेट 200-250 से ऊपर एक्सीड करने लगता है तो वहाँ हार्ट का ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और हार्ट की को बराबर टाइम नहीं मिलता कि वो ब्लड को प्रॉपरली कनेक्ट करके ब्लड को पुश कर सके। तो ऐसे केस में हार्ट के लिए थोड़ा डेंजरस होता है। और ज़्यादा देर तक अगर ये अरिथमिया बहुत देर तक अगर चलता रहा तो हार्ट एक तरह से फेल भी हो सकता है, हार्ट बंद भी हो सकता है। तो इसलिए अरिथमिया ज़्यादा डेंजरस है, साइनस टैकीकार्डिया डेंजरस नहीं होता। ये मिस बीट्स या एक्टोपिक्स तब डेवलप होते हैं जब कोई भी अबनॉर्मल साइट या अबनॉर्मल फोकस से करंट आना चालू हो जाता है और वो नॉर्मल करंट कंडक्शन सिस्टम को इम्पेयर करने लगता है या उसमें इंटरफियर करने लगता है। और जब ये एक्टोपिक पूरे चेंबर्स में या हार्ट की वायरिंग में नॉर्मल बीट के बदले अगर स्प्रेड हो जाता है तो एक एक्टोपिक इंपल्स जनरेट होता है, यानी हार्ट एक बार एक्स्ट्रा बीट करता है और ये करंट जो एक्स्ट्रा वाला आता है वो अबनॉर्मल फोकस से आता है, वो नॉर्मल साइनस नोड से नहीं आता है। ये मिसबीट तब डेवलप होता है जब ये कोई अबनॉर्मल साइट अबनॉर्मली स्टिमुलेट हो जाए या उसमें कोई वायरिंग का प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वहाँ पे एक इंपल्स जनरेट हो रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हार्ट की बहुत सारी बीमारियों में एक्टोपिक्स डेवलप हो सकता है। कई बार बगैर बीमारी या बगैर प्रॉब्लम के भी ऐसा हो सकता है। ये नॉर्मल फाइंडिंग है और ऑलमोस्ट 2% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ज़्यादातर केसेस में इसका इतना टेंशन
नहीं होता। ज़्यादातर इसमें व्यक्ति को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट का कोई डैमेज हो, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हो, पहले का कभी हार्ट अटैक आया हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करता हो, कोई व्यसन वगैरह हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ कोई जीता हो, वैसे लोगों को मिसबीट्स या एक्टोपिक्स आने का चांसेस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल व्यक्ति को। एक्टोपिक्स जब आते हैं तो व्यक्ति को हार्ट का एक बीट मिस हो गया या स्किप हो गया या ऐसा महसूस होता है। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि जब एक्टोपिक आता है तो हार्ट के करंट कंडक्शन सिस्टम को एक तरह से रीसेट कर देता है, तो हार्ट एक तरह से पॉज वाले फेज में चला जाता है ना, हार्ट थोड़ी देर के लिए बीटिंग बंद कर देता है। ये हालांकि कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही होता है, लेकिन इसमें हार्ट बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, यानी फिल करने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और ये जब बहुत ज़्यादा हार्ट भर जाता है तो उसका नेक्स्ट बीट में जब हार्ट बहुत फोर्सिबली बीट करता है, वो पूरा ब्लड को बाहर पुश करने की कोशिश करता है। तो ये पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोल में जो बीट होता है वो पेशेंट को बहुत महसूस होता है कि एक बहुत फोर्सिबली हार्ट ने धड़का, तो वो बीट ज़्यादातर लोगों को महसूस होता है। ज़्यादातर एक्टोपिक वाला बीट महसूस होने के बदले एक्टोपिक के बाद वाला बीट लोगों को महसूस होता है कि हार्ट में कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ अबनॉर्मल सेंसेशन जैसा, या बहुत फोर्सिबली हार्ट ने धड़का या वो बीट हुआ, ऐसा हमें कई बार महसूस होता है। ज़्यादातर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक्टोपिक्स दो तरीके का होता है। एट्रिया से आ रहा है तो एपीसीज, वेंट्रिकल से आ रहा है तो वीपीसीज, जहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहा है उसके हिसाब से उसको डेजिग्नेट किया जाता है, उसका नाम बोला जाता है। ज़्यादातर ये एक्टोपिक्स अगर मिनट में 1 से 2 बार आ रहे हैं तो वो नॉर्मल फिनोमेना है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को 1 मिनट में 7 से ज़्यादा बार हो रहा है, इसको फ्रीक्वेंट एक्टोपिक्स बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर अपने को मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। किसी को अगर 1-2 बार हो रहा है और अगर उनका हार्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मल है, यानी हार्ट में कोई डैमेज नहीं है, पुराना कोई हार्ट अटैक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ना भी करे तो चलता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको यूनिफोकल और मल्टीफोकल एक्टोपिक्स बोलते हैं। यूनिफोकल यानी कि कोई एक साइट है, एक अबनॉर्मल साइट है, वहीं से बार बार एक्टोपिक जनरेट हो रहा है, वही एक साइट अबनॉर्मल है जो बार बार मिसबीट्स को डेवलप कर रहा है। एक मल्टीफोकल एक्टोपिक्स होता है जो कि स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज यानी हार्ट जहाँ ज़्यादा खराब हालत में है वहाँ उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। उसमें होता ये है कि मल्टीपल पॉइंट से ये एक्टोपिक्स आते हैं, कभी एक पॉइंट ने बीट किया तो कभी दूसरे पॉइंट बीट करता है। तो ये मल्टीफोकल एक्टोपिक्स में ईसीजी में अलग अलग शेप और डिज़ाइन के एक्टोपिक्स आते हैं और वैसे पेशेंट के लिए रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि मल्टीपल पॉइंट्स पे हार्ट ओवर एक्टिव हो रहा है और ऐसे पेशेंट्स में जान का खतरा भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी हार्ट का अरिथमिया डेवलप होने का चांस भी ज़्यादा हो सकता है। अपने आप में ये एक्टोपिक्स कभी जान का खतरा नहीं करते और अपने आप में ये कभी डेंजरस नहीं होते, पर कभी कभार अगर एक्टोपिक्स बढ़ के या बार बार डेवलप होकर अगर किसी को अरिथमिया डेवलप हो जाए और कंटिन्यूस शॉर्ट सर्किटिंग चालू हो जाए तो जान के लिए खतरा हो सकता है। ज़्यादातर मल्टीफोकल एक्टोपिक्स वाले पेशेंट्स में थोड़ा अग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि मल्टीपल पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वैसे पेशेंट में क्या कारण से वो एक्टिवेट हो रहे हैं उसका ध्यान रखने का ज़रूरत है और उसे ट्रीट करने का ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म पेशेंट्स में मल्टीफोकल एक्टोपिक्स वाले पेशेंट्स को ज़्यादा खतरा रहता है। सबसे पहले ये कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है तो उसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सिम्टम्स लेके आ रहा है तो सबसे इजी टेस्ट है कि हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी में अगर वो हमें मिसबीट्स मिल रहा है तो पता चल जाता है कि उसे एक्टोपिक्स आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर कई बार ईसीजी में एक्टोपिक्स मिस भी हो जाता है क्योंकि ईसीजी जो है हार्डली फ्यू सेकेंड्स के लिए हम उसका प्रिंट लेते हैं, तो उस दौरान अगर किसी को एक्टोपिक हो रहा है तो वो ईसीजी में पिकअप हो जाता है। पर अगर किसी को वंस इन अ व्हाइल एक्टोपिक हो रहा है या उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है तो वो ईसीजी में मिस भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम 24 आवर्स के लिए पेशेंट को एक ईसीजी डिटेक्टिंग डिवाइस होता है जिसको होल्टर बोलते हैं, वैसा यूज़ कर सकते हैं। ये एक डिवाइस होता है जो एक बेल्ट के सारे पेशेंट को लगा दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, उसके इलेक्ट्रोड्स हार्ट के आसपास कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो पूरे 24 घंटे तक ये ईसीजी का रिकॉर्डिंग करता रहता है। और इस दौरान किसी को अगर मल्टीपल एक्टोपिक्स आ रहे हैं या बार बार तकलीफ हो रही है और सिंपल ईसीजी में डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको हम डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर होल्टर हम नॉर्मली सिर्फ एक्टोपिक्स के लिए बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर अगर किसी को पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है या सस्टेन्ड बार बार अरिथमिया हो रहा है या धड़कन बहुत ज़्यादा स्पीड से धड़क रही है, ऐसा पेशेंट को महसूस हो रहा है या वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो हम होल्टर का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अदरवाइज रूटीन केस में सिंपल ईसीजी से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इको के दौरान भी अगर किसी को एक्टोपिक्स आ रहे हैं तो कई बार उसको हम भी रिपोर्ट करते हैं और इको में भी अगर अबनॉर्मल सडनली हार्ट जोर से या कम स्पीड से धड़कता है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कई बार एक्टोपिक्स को इको पर भी पिकअप किया जा सकता है। हालांकि इको सबसे आइडियल वे नहीं है एक्टोपिक्स को डिटेक्ट करने के लिए, पर इको में भी और ईसीजी में इसको काफ़ी टाइम्स पिकअप किया जा सकता है।
अगर किसी को 24 आवर्स होल्टर में भी डिटेक्ट ना हो तो रेयर केसेस में एक इम्प्लांटेबल डिवाइस होता है जिसमें कि वो 7 से 10 दिन तक भी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता रहता है। इसको इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर बोलते हैं, यानी ILR डिवाइस बोलते हैं। ये कंटिन्यूसली 7 से 10 दिन तक पेशेंट को लगा दिया जाता है और वो कंटिन्यूस ECG रिकॉर्डिंग करता रहता है। बाद में जब हम डिवाइस को डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो हम उसको जो उसके रिकॉर्डिंग है उसको रीड कर सकते हैं कंप्यूटर्स पे और उसमें असेस कर सकते हैं कि इन 7 या 10 दिनों के दौरान पेशेंट को रिदम के क्या क्या प्रॉब्लम हुए। नॉर्मली ये एक्टोपिक्स के लिए बहुत कम केसेस में किया जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्टोपिक्स उतने डेंजरस नहीं होते हैं। पर हाँ, किसी को अगर सस्टेन्ड अरिथमियास है या बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स है या पैसे किसी को ऐसी हिस्ट्री है कि वो व्यक्ति पहले बेहोश हो चुका है यानी सिंकपी की हिस्ट्री है, तो वैसे केसेस में ये होल्टर मॉनिटरिंग या ILR डिवाइसेस का यूज़ करना ज़्यादा जस्टिफाइड है। सिंपल एक्टोपिक्स के मैनेजमेंट में नॉर्मली इसको बहुत कम केसेस में यूज़ किया जाता है। एक्टोपिक्स का अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। नॉर्मली एक्टोपिक्स को ट्रीटमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को 1 मिनट में 1 या 2 बार ही अगर एक्टोपिक्स हो रहा है तो उसमें दवा ना भी दे तो भी पेशेंट को चलता है। लेकिन हाँ, अगर एक्टोपिक्स किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है या 1 मिनट में 7 से 10 बार से ज़्यादा अगर हो रहा है तो वैसे केसेस में हम उनको गति कंट्रोल करने की दवाई देते हैं, जिसको बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस तरह की मेडिसिन देते हैं। ये दवा ज़्यादातर 70 to 80% केसेस में एक्टोपिक्स को कम कर सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी अपने मन को शांत रखे, यानी माइंड में एंग्जाइटी जो है उसको कम करे, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक्स के होने के लिए। तो इसके लिए आप योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, नींद अच्छी रखिए, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स यानी चाय कॉफ़ी वगैरह को कम रखिए। जिन लोगों को व्यसन की आदत है यानी अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह की आदत है वो उनको बंद करना चाहिए। और जितना स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा उतना एक्टोपिक्स का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। एक्टोपिक्स के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डाइट से इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम है। ये हार्ट की फूड्स जो हम ले रहे हैं उसमें इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी ज़्यादा गर्म खाना या ज़्यादा ठंडा खाना वगैरह खाने से या कोई भी चीज़ से अगर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं तो उससे थोड़ा एक्टोपिक्स बनने का चांस रहता है। तो इसके लिए व्यक्ति अगर सादा खाना खाए या थोड़ा ब्लैंड फूड ले तो कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर होता है। हालांकि सिर्फ एक्टोपिक्स के लिए डाइटरी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अब हम बात करेंगे इंटरवेंशंस के बारे में। मेडिसिन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। 70 to 80% केसेस में मेडिसिन से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम मेडिसिन को ही यूज़ करते हैं। एक्टोपिक्स को कम करने के लिए कोई परमानेंट थेरेपी बहुत ज़्यादा केसेस में यूज़ नहीं की जाती है। हालांकि EP स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करके जो टेस्ट होता है वो हम नॉर्मली पैल्पिटेशन वाले पेशेंट्स में करते हैं। पर अगर किसी को रेयरली बहुत ज़्यादा बार एक्टोपिक्स आ रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत मल्टीपल पॉइंट से अगर एक्टोपिक्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हम उन एरियाज़ को रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से अब्लेट कर सकते हैं। उस एरिया को पहले हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करके मैप करते हैं, उनकी जगह को लोकेट करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेशली डिज़ाइन कैथेटर्स आते हैं, उससे हम एरिया को बर्न करके जला सकते हैं। तो उसमें दोबारा प्रॉब्लम होने का चांस कंपेरेटिवली कम किया जा सकता है। EP स्टडी रूटीनली के केसेस में नहीं किया जाता क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली और इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये तभी करते हैं जब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और पैल्पिटेशंस भी हो रहे हैं, या किसी को अगर सिंकपी की हिस्ट्री है जिसमें ये एक्टोपिक्स को हमें इवैल्यूएट करना है कि एक्चुअल में उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर थेरेपी का जब इंटेंशन होता है तभी इसको यूज़ किया जाता है। सिंपल डायग्नोसिस के लिए इसको बहुत कम केसेस में यूज़ किया जाता है। अगर किसी को सिंकपी की हिस्ट्री है या बार बार बेहोशी वगैरह की हिस्ट्री और ऐसा लगता है कि वो अरिथमिया से रिलेटेड है और पैल्पिटेशंस की हिस्ट्री है तो वहाँ पे हम AICD डिवाइस करके एक शॉकिंग डिवाइस होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये डिवाइसेस थोड़ी कॉस्टली आते हैं, इसलिए सिंपल एक्टोपिक्स वाले केसेस में इनको नहीं यूज़ किया जाता। पर जहाँ जिनको सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है या पहले की बेहोशी वगैरह की हिस्ट्री है या जहाँ हमें जान का खतरा लगता है वहाँ इस तरह के डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं, ताकि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरिथमिया हो सकता है उसकी वजह से और जान का खतरा हो सकता है तो ये डिवाइस घर पर ही उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर किसी को सस्टेन्ड अरिथमिया हो तो उसको शॉक करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सिंपल एक्टोपिक्स में ये AICD डिवाइस नॉर्मली कुछ खास नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि AICD डिवाइस पर इम्प्लांट करके हम पेशेंट को दवाइयाँ और ज़्यादा डोज में दे सकते हैं, यानी गति कंट्रोल करने की दवाई अगर किसी को हम ज़्यादा डोज पे दे रहे हैं, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो रहा है, गति ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो दवाइयों का डोज हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये AICD डिवाइस पेस करने का भी काम करती हैं। तो गति ज़्यादा कम अगर हो जाए तो हम इसको पेसिंग के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति को दवा के हाई डोज देने से जान का खतरा कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह के केसेस में सर्जरी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पर अगर हाँ, किसी को अगर कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है जो कि हमने इको में देखा है कि किसी को वाल्व वगैरह का कोई डैमेज है
या कोई जन्म से हार्ट में विकृति है या कोई हार्ट में छेद है, तो उस तरह के केसेस में हम इसको सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। किसी को माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स का बहुत सीवियर फॉर्म अगर हो तो उसको भी सर्जिकली रिपेयर किया जा सकता है। और अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन यानी सस्टेन्ड अरिथमियाज वगैरह हो रहे हैं तो उसमें एक मेज प्रोसीजर करके होता है जिसमें हार्ट की एबनॉर्मल सर्किट्स को सर्जरी के दौरान कट किया जा सकता है। पर ऑब्वियसली सर्जरी बहुत ज़्यादा इन्वेजिव चीज़ है और ऐसी चीज़ों को हम सिंपल एक्टोपिक्स के मैनेजमेंट में नहीं करते हैं। एक्टोपिक्स से जब नेक्स्ट स्टेज पर पेशेंट आ जाता है और पैल्पिटेशन होने लगते हैं या उससे भी नेक्स्ट स्टेज पर जब पेशेंट बेहोशी होने लगती है, सिंकपी होने लगती है, तभी इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज बहुत इन्वेजिव प्रोसीजर्स इस तरह से इस पेशेंट्स में हम नहीं करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कि ये टॉपिक नॉर्मल व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्टोपिक्स बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं इस तरह की समस्याओं को लेके, जिसे ट्रीट करना या नहीं करना और किस तरह के प्रिकॉशंस पेशेंट को रखना ज़्यादातर लोग को आइडिया नहीं होता। इसीलिए ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखें, स्पेशली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की है उनको अगर आप ध्यान रखें तो बहुत सारे केसेस में तो दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर दवा की ज़रूरत पड़ती भी है तो भी हम 80 to 90% पेशेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में ज़्यादातर लोग अगर अवेयर रहें और उसको मेडिसिन से मैनेज करें और अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो 95 to 99% पेशेंट लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और उसको ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स लोगों को जान का खतरा भी नहीं होता।